नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्यूचर लाइफ एडवाइज़र की। यानी जीवन बीमा में जो एडवाइज़र हैं हमारे, वो फ्यूचर में कैसे होने चाहिए, किस तरह से वो काम करें, किस तरह से मार्केट में जाएं, कैसे अपना काम बढ़ाएं, हम उसके विषय में बात करेंगे। और साथ में करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, जो आजकल मार्केट में आपको प्रॉब्लम आती है। लोग जाते हैं क्योंकि काम कई बार हमने सीखा नहीं होता, पर लोग हमसे कई बातें करते हैं, कुछ ना कुछ सवाल करते हैं, जहाँ पे हमें फंस जाते हैं, हम दिक्कत आती है, हमें महसूस होता है कि हम उसको कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाई है आप लोगों के लिए, ये फ्यूचर लाइफ एडवाइज़र और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो दोस्तों, अगर हमने LIC की एजेंसी ली हुई है तो हमें सक्सेस हमें ही होना है, तो हमें उसको चार्ज लेना ही पड़ेगा कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ और हो जाऊँगा। अगर आप उसमें टाइम दोगे अच्छे से तो आपको सक्सेसफुल होना ही होना है, तो बन ही जाओगे सक्सेसफुल। तो आपको ये चार्ज लेना पड़ेगा, अपने आप को ओन करना पड़ेगा। ज़िंदगी अपने कंधों पर चलती है, सपना अकेले ही देखना पड़ता है। जो लोग सपने देखते हैं वही कामयाब हो पाते हैं। सपना हम ग्रुप में नहीं देखते, जो ग्रुप में सपने होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। हमारी लाइफ है, हमने किस तरह से उसको बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, किस तरह से कामयाब होना है, वो हमें देखना पड़ेगा। हमें कैसे क्या क्या करना पड़ेगा वहाँ पे। दोस्तों, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त के पिता के बारे में हम जानते हैं, हमें पता है, पर शाहरुख खान और अक्षय कुमार के पिता को हम नहीं जानते। वो अपने बलबूते के ऊपर सक्सेस हुए हैं। उन्होंने मेहनत की, इंडस्ट्री में आए, जिनका कोई नाम निशान नहीं था, इंडस्ट्री में कोई लेन देन नहीं था, आगे पीछे कोई भी नहीं था। वो अपने बलबूते के ऊपर इंडस्ट्री में आने के बाद सक्सेसफुल हुए हैं। इसी तरह से दोस्तों, हमारा काम भी ऐसा ही है। हम भी इस इंडस्ट्री में आए हैं, हो सकता है हमारे किसी ने LIC की एजेंसी ना ली हो, दूर दूर तक किसी को पता ही ना हो LIC के बारे में, पर अब आगे हैं तो हमें मेहनत करनी है, हमें इसमें कामयाब होना है। तो जो जर्नी होती है हमारी, वो किस तरह से होनी चाहिए, हमें पहले गोल सेट करना पड़ेगा। हमारा जर्नी टुवर्ड्स गोल, हमारे गोल्स क्या हो सकते हैं LIC में आने के बाद। क्लब मेंबरशिप का गोल हो सकता है आपका, क्लब मेंबर आपको बनना है, क्लब मेंबर बनना है आपको MDIT करनी है, आपको COT करनी है, आपको TOT करनी है, आपको शतकवीर बनना है, आपको अर्धशतकीर बनना है। जो भी आप चाहते हो वो बन सकते हो, पर पहले आपको गोल सेट करना पड़ेगा। जो भी आप गोल सेट करोगे उसको आप आसानी से हासिल कर पाओगे। मेरे अभी तक, यानी अप्रैल से लेके अप्रैल के ऑनवर्ड अब तक, अभी मेरी टीम में 2 एजेंट ऐसे हैं जिन्होंने शतकवीर तो क्या, एक तो ट्रिपल शतकवीर हो चुका है, जिन्होंने 311 पॉलिसी कर ली है, नील कुमार ढंड जी, और पायल मैडम जिनके हस्बैंड के नाम से एजेंसी है, उन्होंने 151 पॉलिसी वो कर चुकी हैं। इस तरह से जो हम टारगेट फिक्स करते हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है अगर आप चाहें तो उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या क्या करना पड़ेगा। विदाउट कोच, विदाउट ट्रेनर, विदाउट मेंटर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। हम जब तक सीखते नहीं हैं तब तक हम कर नहीं पाते। हमारे रास्ते में बहुत सी हर्डल्स आती हैं, अगर उसको बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, तो हमें प्रॉब्लम बढ़ती रहेंगी, हमें प्रॉब्लम वो बड़ी लगती हैं। अगर कोई हमारे पास मेंटर है, हमारा कोच है, हमें कोई बताने वाला है, तो वो जो प्रॉब्लम बड़ी होती हैं वो छोटी सी नज़र हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। तो कहने का मतलब उसका कोई समाधान निकल जाता है। आप खुद भी कर सकते हो। आजकल तो बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप देख सकते हो। हमारे पास मीडिया है, हमारे पास YouTube है, हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखा पाती है ये रास्ता। तो दोस्तों, मान लो हमने दिल्ली जाने का टारगेट सेट किया, तो हम पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल पे जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, बाई एयर जा सकते हैं। पहुँचा तो कैसे भी जा सकता है, और पहुँचने में खर्चा भी आएगा। अगर हम पैदल जाते हैं तो खर्चा, रहने का, खाने पीने का खर्चा वो आएगा ही, लगेगा ही। साइकिल से जाते हैं उसमें भी रहने का, खाने पीने का खर्चा लगेगा ही। बस से जाते हैं, कार से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, बाई एयर जाते हैं, कैसे भी जाएंगे, वो डिफरेंस तो रहेगा। पर उसमें जो डिफरेंस पैदा होगा वो क्या होगा, वो टाइम का रहेगा। हम पहुंचना चाहते हैं, हम कितनी जल्दी पहुंचना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है अपने ऊपर, वो हमारे मीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, हम कौन सा साधन इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से। इसी तरह दोस्तों, अपने भी काम में ऐसा ही है। आप अगर ऑफिस नहीं खोलते, स्टाफ नहीं रखोगे, ट्रेनिंग नहीं लोगे, तब भी कामयाब हो सकते हो, पर समय अंतर करेगा। इसमें समय का अंतर हमेशा रहेगा। आप
10 साल 15 साल के बाद सक्सेस तो हो जाओगे, पर अब अगर आप चाहते हो कि जल्दी सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लगेगी, आपका टाइम लगेगा, आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, कुछ सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसको ज्ञान हासिल करना पड़ेगा, नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी, कैसे मार्केट में जाया जाए, कैसे बात की जाए, वो सारी स्किल जो आपको हासिल करनी पड़ेगी, तब आप जल्दी से जल्दी सक्सेस हो पाओगे। आपका समय बच जाएगा, आपका टाइम बचेगा। आप जो 10-15 साल के बाद जो सक्सेस होना चाहते हो वो आप 1 साल में 2 साल में वो हो सकते हो, वहाँ पे आप पहुँच सकते हो। आपको क्लब मेंबरशिप बनानी है वो आप 3 साल में 4 साल में बना पाओगे। आपको MDRT COT करनी है वो किसी भी साल में आप कर सकते हो। अगर आप इस तरह से अपना टारगेट रखोगे, इस तरह से सोचोगे, तो ये अंतर समय का ही आएगा जब आप करोगे तो दोस्तों आज हमारे पास बहुत कुछ है, टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, ट्रेनिंग है, मोटिवेशन ट्रेनिंग है, हमारे पास यूट्यूब है, बहुत सी स्किल हासिल की जा सकती है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है जो मार्केट में अवेलेबल है हमारे पास। पर हमें वहाँ पे समय देना पड़ेगा। जो लोगों ने बहुत कुछ पहले पढ़ा होता है उसको उन्होंने वीडियो बनाई होती है, उसकी वो यूट्यूब पे डाली होती है, आप उसको देख सकते हो, सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, ज्ञान हासिल कर सकते हो। तो जब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यानी कहने का मतलब जब दूध मिलता हो तो भैंस मारने की क्या ज़रूरत है ना। ये एक उदाहरण के तौर पे हम बोलते हैं, जब आपको ज्ञान मिल रहा है, आपको फ्री में मिल रहा है, आपको यूट्यूब से मिल रहा है, जहाँ आपको ट्रेनिंग से मिल रहा है, आप ट्रेनिंग हो सकता है आपको पैसों से भी लेनी पड़े, अगर वो मिल रहा है तो आप ले लेना चाहिए आपको। तो साधारण एडवाइज़र और हमारे जो फ्यूचर के एडवाइज़र हैं उसमें यही फ़र्क होता है। साधारण एडवाइज़र हमारे क्या करते हैं, वो ज्ञान हासिल नहीं करते, लोगों पे प्रेशर डालते हैं सेलिंग के लिए कि ये ले लो, ये ले लो, फोर्स करते हैं उनको सुनते नहीं हैं, उनको समझते नहीं हैं। तो क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती किस तरह से बात की जाए, किस तरह से समझा जाए, किस तरह से पार्टी को सुना जाए और उसको अंडरस्टैंड करके उसको पॉलिसी दी जाए। तो दोस्तों जो हमारे फ्यूचर के एडवाइज़र होते हैं, लाइफ एडवाइज़र होते हैं, वो एजुकेट करते हैं लोगों को अपने पीछे लगाते हैं, ना कि लोगों को फोर्स करते हैं, तो अपने पीछे लगाते हैं। ऐसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। हम रस्सी से किसी जानवर के बच्चे को, किसी को हम खींचना चाहें बांध के उसको, तो वो हमारे पीछे नहीं आता बल्कि उल्टे पीछे जाने की कोशिश करेगा। हम खींच रहे हैं, सभी लोग उत्तर की तरफ, वो दक्षिण की तरफ जाएगा। हम पूर्व की तरफ चाहते हैं उसको खींचना तो वो पश्चिम की तरफ जाता है। तो ऐसा ही है अगर दोस्तों हमारे पीछे भी अगर उसको दूध डाला जाए, घास डाला जाए, तो आपके पीछे पीछे अपने भी आ जाएगा। इसी तरह से है दोस्तों हमारे काम में भी। अगर हम पार्टी को ये बताएं, उसको समझाएं कि उसके काम आने वाली चीज़ें हैं, जो उसके फ़ायदे की चीज़ें हैं, उसको अच्छी लगने वाली चीज़ें इसमें हैं इंश्योरेंस में, तब वो आपके पीछे आता है। तब आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे पास दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग क्रेज़ी होते हैं, कुछ लेज़ी होते हैं। कुछ इतिहास लिखते हैं, कुछ इतिहास पढ़ते हैं। जो क्रेज़ी होते हैं वो कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, जो लेज़ी होते हैं वो बस देखी लोगों को देखते रहते हैं कि वो वहाँ पे पहुंच गया, वहाँ पे पहुंच गया, वो कैसे पहुंच गया, वो सोचते नहीं वो कैसे पहुंचा। जब तक हमारे अंदर जज्बा नहीं है, हमारे अंदर जज्बात नहीं पैदा होते, हमारे अंदर ये फोर्स नहीं आती, हमारे अंदर पैशन नहीं बनता, तब हम इतिहास नहीं लिख पाते, तब हम कामयाब नहीं हो पाते। तो क्रेज़ी बनने की ज़रूरत है, लेज़ी बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आओगे तो जहाँ पे चाहोगे वहाँ पे आप पहुँच सकते हो। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। तो लोगों का बहुत ऑब्जेक्शन होता है, जब मार्केट में आप जाते हो तो लोगों का ऑब्जेक्शन आता है, मैं बीमा अभी नहीं लूँगा, अभी ज़रूरत नहीं है, सोच के बताऊँगा। तो दोस्तों जहाँ पे भी आप हो वहाँ से पहले तो उसके साथ सहमत हो जाओ, फिर उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो, फिर उसको पूछो। तो आंसर क्या इसका बन सकता है, सर कोई जल्दी नहीं है, आप अभी 42 के हो, 3 साल के बाद ले लेना, फिर थोड़ी देर रुक जाना, पास देना वहाँ पे। फिर जब वो पूछे क्यों, तब बोलो सब मेरी इनकम बढ़ जाएगी, इससे आपको किस्त ज़्यादा भरनी पड़ेगी, आप में कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है तब तक, तो हेल्थ एक्स्ट्रा लगेगा, उस पर भी किस्त ज़्यादा बनेगी, तो मेरी जो कमाई है उस मेरे को हेल्थ एक्स्ट्रा पे भी ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो मेरी इनकम जो बढ़ जाएगी। तो आप सोच के ले लेना, कोई बात नहीं, बाद में ले लेना। पर सर मैं बताऊँ आपको, हेल्थ की प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। अब आप ठीक ठाक हो, अभी ले लो, बाद में प्रॉब्लम आएगी, प्रीमियम बढ़ जाएगा, आपको महंगी पड़ेगी। इंश्योरेंस जब मिले तब वो सस्ती पड़ेगी। इंश्योरेंस हो सकता है कल को महंगी पड़ जाए। वो किस तरह से हो सकता है, हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है, बिगड़ सकती है, हमारे अंदर दिक्कत आ सकती है कोई ना कोई, तब हमें एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। तो ये आप बता सकते हो उसको, इस ऑब्जेक्शन इस तरह से हैंडल किया जा सकता है।
कोई भी ऑब्जेक्शन आए, फार्मूला याद रखें, पहले आपने एक्नॉलेज करना, उसको मान लेना है उसकी बात, फिर उससे क्वेश्चन पूछना है, फिर उसको रिलेट करना है, कोई ना कोई स्टोरी से रिलेट करेंगे, फिर क्लोजिंग पे आएंगे बाद में। क्लोजिंग का मतलब होता है हमने चेक की डिमांड करनी है, हमने उससे कैश लेना है, चेक की डिमांड करनी है, कुछ भी मोड़ना है, वो हम बाद में आते हैं। पहले उसका कोई ऑब्जेक्शन आया तो उसको एक्सेप्ट करना है उसको। आप बोलोगे सर मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या इसके अब जब आस करना, क्या इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर उसको लेट करना किसी न किसी स्टोरी से, सर मैं फ़लाँ जगह गया था, वहाँ पे यही बंदे की इसी तरह से वो बोल रहा था कि मैं अभी पॉलिसी नहीं लूँगा, तो मैंने उसको सारा कुछ समझाया, पर 1 हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद उसकी डेथ होगी, एक्सीडेंट से डेथ होगी। तो सर उसके परिवार को कुछ नहीं मिला, जबकि वो कहता था कि मैं 10 दिन बाद, 15 दिन, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद मैं ले लूँगा। इस तरह से आप कोई ना कोई स्टोरी को लेट कर सकते हो। आपके पास ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। किसी न किसी यूट्यूब पे आपने मोटिवेशन स्पीकर से सुना होगा, कुछ बातें आपको पता भी होंगी, आपकी लाइफ में घटी भी होंगी ऐसी बातें, आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवार के रिश्तेदारों के साथ, परिवार में कुछ ना कुछ ऐसी बातें घटी होंगी जो आप इसको रिलेट कर सकते हो उसके साथ। तो फिर आप चेक या कैश की डिमांड करोगे, यानी कहने का मतलब क्लोजिंग की तरफ आओगे आप डायलॉग याद रखें, सर मैं समझ सकता हूँ बीमे की ज़रूरत आपको नहीं है, पर सर आपके परिवार को इसकी सख्त ज़रूरत है। आजकल कोरोना काल चल रहा है, जैसे आपको पता है, बहुत से नियर एंड डियर को हमने खोया है, बहुत से अड़ोस पड़ोस में हमने देखा है, मौत को हमने लोगों को बड़ी नज़दीक से देखा है लोगों ने। ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो सर अभी आपको सख्त ज़रूरत है इसकी इंश्योरेंस की, आपके परिवार को सही रखने के लिए, परिवार के काम आने की चीज़ है ये। आप इसको जितनी जल्दी ले लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप इस तरह से ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। ऑब्जेक्शन आता है कि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, इसका भी आंसर सर मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाहते हो। सर एक बात है, क्या इसके अलावा भी कोई और चीज़ है जो आपने रखी हुई है, तो आप फिर बोल सकते हो सर अगर आपको कुछ हो जाए तो क्या प्रॉपर्टी की कीमत वही रहेगी जो आज आप देख रहे हो? क्या उसे कोई बेचने देगा? क्या वो आसानी से बिक जाएगी? क्या उस पर कोई दावा कर सकता है, कोई और दावा नहीं कर सकता? क्या आपका साम्राज्य आपके बाद बिक जाए, क्या आप सोच सकते हो? क्या वो ग्रो होना चाहिए या बिक जाना चाहिए? सर आप चाहे मारुति चलाएं चाहे मर्सी चलाएं, सीट बेल्ट लगानी पड़ती है, जो रोड के रिस्क को कम करती है, रोड पे रिस्क को कम करती है। इसी तरह से सर इंश्योरेंस परिवार के रिस्क को भी कम कर देती है। तो अगर आपने इंश्योरेंस ली हुई है तो आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं, उसमें कोई दावेदार नहीं आएगा। तो जो आपको पैसा चाहिए प्रॉपर्टी से हो सकता है जल्दी ना बिके, पर इंश्योरेंस का पैसा आपके घर में जल्दी आ जाता है, तो जिससे आपका जो परिवार है वो ठीक ठाक उसी तरह से काम करना शुरू करता है, जिस तरह से वो पहले आप छोड़ के जा रहे हो उसी तरह से वो रहेगा। आपकी प्रॉपर्टी पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे टर्म इंश्योरेंस चाहिए, आंसर क्या होगा? सर मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, आपको यही प्रोडक्ट चाहिए ना? सर टर्म प्लान से आप मौत का इंतजार करोगे और एंडाउमेंट से मैच्योरिटी का। टर्म लेने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती होने पे आपके बच्चे क्या सोचेंगे, फादर जिए या जाए? क्योंकि अगर आप जीते हो तो इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, अगर आप जाते हो तो इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है उनको। तो ऐसी जो भावनाएं हैं परिवार के मन में आए वो अच्छी नहीं है, वो नहीं आनी चाहिए। मैच्योरिटी से ज़िंदगी लंबी होती है, जब पैसा आपको मिलता है उससे आपकी ज़िंदगी लंबी हो जाती है, आपको पैसा आपके उस काम आ जाता है जहाँ पे आपको चाहिए, उसकी ज़रूरत होती है। टर्म का पैसा नहीं मिलता कई बार हम उससे वंचित रह जाते हैं। आपकी रिटर्न अच्छी नहीं है। सर जो कुछ हम फैमिली के लिए लेते हैं वहाँ पे रिटर्न नहीं देखते, हम गाड़ी खरीदते हैं रिटर्न नहीं देखते, मकान बनाते हैं रिटर्न नहीं देखते, शादी करते हैं रिटर्न नहीं देखते, घूमने जाते हैं रिटर्न नहीं देखते। सर जो चीज़ हम फैमिली के लिए करते हैं वहाँ पे हम रिटर्न नहीं देखते। ये जो पॉलिसी भी है फैमिली के लिए कर रहे हैं वहाँ पे रिटर्न नहीं देखी जाती। फिर भी अगर रिटर्न की बात करते हो, ये लाफ एवरेज की बात करें तो वहाँ पे हो सकता है किसी को 2000% की रिटर्न आ सकती है। अगर किसी ने पहले साल पॉलिसी ली और उसकी डेथ हो जाती है तो कम से कम 2000% की रिटर्न उसको आ सकती है। अगर वो मैच्योरिटी लेता है तो 6% की रिटर्न भी उसको इसके बीच में रहती है। यानी डिपेंड करता है बंदा कितनी देर हमारे साथ रहा। अगर वो मैच्योरिटी लेके जाता है तब भी उसको 6% की रिटर्न उसको आ जाएगी। आपके परिवार की सुरक्षा के लिए
रिटर्न ना देखें। इसको सुरक्षित बनाने के लिए आपके लिए ये ये कम भी नहीं है जो रिटर्न है आपके पास, 2000% से लेके 6% तक वो कम भी नहीं है। अगर 6% भी मानी जाए तब भी वो कम नहीं होती। तो आपको जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है, तो आप रिटर्न ये बुरी नहीं है। जो मार्केट में इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट, उससे कहीं अच्छी है। सीए से पूछ के बताऊंगा। सर अगर आप इनकम टैक्स का मामला तो आप सीए से पूछ सकते हो। अगर अपने परिवार को गिफ्ट करना तो सीए से क्यों पूछना? आपने कार ली होगी, गाड़ी ली होगी, बंगला लिया होगा, तो कब आपने सीए से पूछा होगा? ऐसा नहीं। आपने फैमिली में अपनी वाइफ को गिफ्ट करना, हार गिफ्ट करना, तो क्या आप सीए से पूछ के बताओगे, पूछ के लोगे? ऐसा नहीं है। जो फैमिली के काम, जो फैमिली से जुड़ा हुआ मामला हो, वहाँ पे हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो डिसीज़न आपका होता है, आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। वो फिर भी अगर वो जिद करता है तो आप कहें कि ठीक है हम सीए से मिलते हैं सर, हम चलते हैं सीए के पास, हम इकट्ठे चलेंगे। फिर जब आप सीए के पास जाओ, आप बोलो सर, सीए को बोलो आप सर अपने काम में परफेक्ट हो, हम सर की प्लानिंग कर रहे थे, हमने सोचा कि रिस्क को प्लान कर रहे थे, इनका कितना रिस्क हमें होना चाहिए, उसके लिए हम बातचीत करने चाहिए। सर ने कहा कि आपसे बात की जाए और आपको भी इन्वॉल्व किया जाए, आपकी भी राय इसमें शामिल की जाए। तो सर अच्छी बात है, आप अपने काम में परफेक्ट हो। सर मेरे ख्याल से आपने इनकी सक्सेशन प्लानिंग तो करवा दी होगी, किसी भी सीए ने सक्सेशन प्लानिंग नहीं करवाई होती। तो आप जब बोलोगे तो सीए थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाएगा यहाँ पे। तो सर फिर आप बोलो पार्टी से, सर अगर इन्होंने सक्सेशन प्लानिंग नहीं की तो आप करवा लेना, बहुत ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट होती है। अपनी फैमिली में कुछ भी घटना घट सकती है, कुछ भी दिक्कत आ सकती है, तो ये सक्सेशन प्लानिंग जरूरी है। आप सीए से फिर बोलो सर ये तो आपकी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, आप इनकी करवा दो। अब सीए को पता चल गया कि ये बंदे को कुछ ना कुछ नॉलेज है। आप दूसरा सवाल भी सीए से कर सकते हो, सर आपने लोन लाइबिलिटी का तो उनका करवा रखा होगा, वो भी बड़ा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। जो बिज़नेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कुछ ना कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, इनके फ्यूचर के लिए ये सब करना ज़रूरी है, तो ताकि इनका बिज़नेस जो आगे में स्मूथ चलता रहे। तो अब सीए थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाएगा अगर उसने ये भी नहीं किया होगा। तब आप फिर पार्टी से बाद में कभी बात कर सकते हो, सर आपने सीए को रखा है या सीए को आपने रखा है, सीए ने आपको रखा हुआ है। तो ये भी बोल सकते हो आप, जो भी सीए जिसने रखा होगा उसके पास बड़ी गाड़ी होगी, सीए से कम बड़ी होगी, तो आप बोलोगे सर जो बड़ी गाड़ियों में वालों का फैसला आप छोटी गाड़ियों वाले लेंगे, तो आप बाद में उससे पार्टी से बात कर सकते हो। इस तरह से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो, इस तरह की बात कर सकते हो। इसमें और भी आप कुछ ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड सही है, लोग बोलते हैं सर म्यूचुअल फंड सही है लेकिन बीमे के बाद। क्या किसी म्यूचुअल फंड वालों ने कस्टमर को करोड़ों का क्लेम दिया है? म्यूचुअल फंड लोग जोश में लेते हैं, फिर जब झटका लगता है तो डर जाते हैं, अपने पैसे को निकाल लेते हैं। बहुत से लोग इसमें 5 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाते, वो उससे पहले ही पैसा निकाल लेते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। म्यूचुअल फंड में मार्केट की रिटर्न जो लेने के लिए आपको इसमें बने रहना पड़ता है 15 से 20 साल। 15 से 20 साल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो जो ज़रूरी होता है। अगर आपको 2 साल के बाद 3 साल के बाद कुछ हो जाता है तो सर ये 15 जो 20 साल के बाद आपने जो सोचा होगा इतना पैसा मिलेगा वो नहीं आ पाएगा। पर अगर एलआईसी में आपने इन्वेस्ट किया होगा आपको 2 साल के बाद भी उतना ही पैसा मिलेगा जितने की पॉलिसी आपने ली हुई है, आपने भले ही हमने कम पैसा दिया हो। तो इस तरह से आप इस ऑब्जेक्शन को भी हैंडल कर सकते हो कि म्यूचुअल फंड के लिए आपको 15-20 साल जीना जरूरी, बहुत ज़रूरी है। हमारे पास अगर ऐसा नहीं भी है तो कोई दिक्कत आ सकती है, तब भी आपका पैसा सेफ़ है, वो बड़ा है, बड़ी अमाउंट मिलेगी आपको। लोग कहते हैं कि मेरे पास एडवाइज़र हैं, पहले ही मेरा रिलेटिव एडवाइज़र है, तो आप बोलेंगे सर घर में डॉक्टर हो तब भी कभी कभी स्पेशलिस्ट को दिखाना ही पड़ता है। पर जब आप मुझे समय नहीं दोगे, मेरी प्रेजेंटेशन नहीं देखोगे, मेरे को सुनोगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा मेरी काबिलियत का? मैं जब तक आपको प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा, आपको बताऊंगा नहीं, प्लान नहीं करके दिखाऊंगा, तब तक आपको ये संभव नहीं, आपको पॉसिबल नहीं है कि आप मेरे को समझ पाओ, मेरी जो मेरे अंदर नॉलेज है मेरे पास, वो आप उसको एक्सेप्ट कर पाओ, उसको देख पाओ। तो सर ये फिर आप जब रिलेटिव की बात होती है आप बोलोगे सर ये फाइनेंशियल प्लानिंग का जो महत्वपूर्ण फैसला होता है ये किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर पर अपने रिश्तेदारों से। हाँ, अगर आप पॉलिसी करने जा रहे हो अपने रिश्तेदारों की, वो बोले नहीं मैं आपके पास नहीं करूँगा, तब आप जिद करोगे। सर आप मेरे रिश्तेदार होकर बाहर से पॉलिसी लोगे, तब आप ये बात कर सकते हो, क्योंकि हमने पॉलिसी बेचनी है, हमने प्लान बेचना है, हमने उसको समझाना है, हमने कस्टमर से बात करनी है, हमने अपना प्रोडक्ट सेल करना है उसको।
तो लोग डिस्काउंट का मामला जहाँ पे आता है, रिबेट की बात करते हैं, ये आप बहुत दुखी होते हो आप रिबेट के बारे में जान के। रिबेट लोग मांग लेते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं, अगर आपके पास प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट अच्छी नहीं है, लंबी नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तब आपको ये प्रॉब्लम रहने ही वाली है कि आपके पास 2-4 कस्टमर आपके पास जाते रहते हो, आपसे मांगता है, तो आप फिर फ्रस्ट्रेट होकर घर में बैठ जाते हो, काम नहीं करते। तो ये अगर प्रोफेशनल बनना है तो आपको अपनी लिस्ट को लंबी करना पड़ेगा। प्रोफेशनल जो प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट है वो बढ़ती रहनी चाहिए, हर रोज़ कुछ ना कुछ उसमें ऐड होता रहना चाहिए। फिर भी मैं इसको काउंटर करने के लिए बता सकता हूँ, सर आप प्रोफेशनल एडवाइज़र से समझ कर पॉलिसी करवाएं। आपको मैं प्रोफेशनल एडवाइस देता हूँ, फ़र्क आपको दिखाई देगा। लोग हैं ऐसे भी हैं जो आपको रिबेट दे के जाते हैं, वो उनको फार्म भरना ही नहीं आता, फार्म के बारे में नॉलेज ही नहीं होती, ना उसको क्लेम पेपर के बारे में पता होता है, ना वो प्रोसेसिंग करवा पाते हैं। तो आज का डिस्काउंट हो सकता है आपको महंगा पड़ जाए कल को। फिर दूसरी बात है कि जो वो बंदा आपको पैसे दे के जाता है वो अपनी पॉकेट देख के आपको पॉलिसी देगा। उसको लगेगा मेरे को मेरी पॉकेट से पैसा जाएगा, तो आपको पॉलिसी छोटी सजेस्ट करेगा, जब वो पॉलिसी सजेस्ट करेगा जिसमें उसका फ़ायदा ज़्यादा हो जाए। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो फ्यूचर में, तो इसको इस तरह से पॉलिसी मत लो। पॉलिसी आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लो, ना कि किसी अगले बंदे की कैपेसिटी के मुताबिक। हो सकता है कि किसी की कैपेसिटी कम हो, वो कम देना चाहता हो, पैसा उसके पास नहीं है, वो छोटी पॉलिसी करके जाएगा, तो आपको जो महंगा भी पड़ सकता है। हो सकता है आपके साथ कुछ घटना घट जाए ऐसी, और आपने छोटी पॉलिसी ली हुई है, परिवार को बड़ी पॉलिसी की ज़रूरत थी, जो डिस्काउंट की वजह से आप नहीं ले पाए थे। तो इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए, इस तरह से होना नहीं चाहिए। तो दूसरा डिस्काउंट की बात करते हैं। सर ये जो मेहनताना होता है वो एडवाइज़र का हक है, उसके परिवार का हक है, एडवाइज़र के परिवार का हक है। ये आपको उसे एलआईसी देती है। जो एजेंट अपने बच्चों के हक के लिए आपसे नहीं लड़ सकता, आपसे रिबेट के बारे में नहीं कह सकता कि मैं आपको पैसा नहीं छोड़ूंगा, वो आपके बच्चों के हक के लिए क्लेम के लिए क्या किसी से लड़ सकता है? आप तो तब नहीं रहोगे, तब वो किसी से क्या लड़ पाएगा? वो वैसे भी लड़े क्यों? क्योंकि जब उसको कुछ मिल ही नहीं रहा तो वो क्यों आपके लिए मेहनत करेगा, क्यों आपके लिए ऐसी बात करेगा, क्यों किसी से लड़ेगा? वो एक यहाँ पे भी काउंटर सकते हैं। दूसरी बात आप कह सकते हो, सर जो हमारे घर में लक्ष्मी आती है, जो पैसा आता है वो शुद्ध होना चाहिए। हम किसी के हक का पैसा अपने घर पे ना लेके जाएं। तो ये जो हक है वो एजेंट का है, उसकी बीवी बच्चों का हक है वहाँ पे। अगर आप ये घर में लेके जाते हो पैसा, तो वो आपकी जो पैसा है, वो लक्ष्मी है, वो अशुद्ध हो जाती है, अशुद्ध मानी जाएगी। अगर वो अशुद्ध हो जाती है तो उससे कभी ना कभी किसी न रूप में आपकी फैमिली के ऊपर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, जो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम दे सकता है, दिक्कत दे सकता है। तो ये पैसा जो है वो एजेंट का हक है, आप उसके हक को ना लें, उसके हक को ना मारें, उसको पैसा जो लेने दें। वो अब मेहनत कर रहा है, उसको कोई सैलरी नहीं मिल रही, तो आप इस तरह से बात कर सकते हैं। एक और बात आप कह सकते हो, सर अगर देखा जाए, अगर आप पैसा ले सकते हो मेरे से लेते हो 20 लाख, मान लो 1 लाख के ऊपर कोई बंदा 20,000, 25,000, 50,000 जितना भी लेता है, 2 लाख के ऊपर, वो कितना फ़र्क पड़ेगा? 40,000 का 45,000 का फ़र्क पड़ेगा। उसको जो मैच्योरिटी मिल रही है वो 1 करोड़ के लगभग आप मिल रही है। अगर हम जीवन उमंग की बात करें तो 1 करोड़ में मैच्योरिटी आ जाती है। तो जहाँ पे उसको 1 करोड़ मिल रहा है, वहाँ पे 1 करोड़ 40 लाख का फ़र्क पड़ गया। 40,000 ही ज़्यादा लिया आपने, तो एक 40,000 के लिए या 25,000 के लिए आप क्या मुझ जैसे एडवाइज़र को, जिसको नॉलेज है, जिसको समझ है, जिसको इंश्योरेंस की पूरी डेप्थ का पता है, क्या आप ऐसे एडवाइज़र को छोड़ दोगे जो फ्यूचर में आपके कभी भी फ़ायदे की बात करेगा? अभी आपको बड़ी बढ़िया सलाह मिल सकती है, मेरी एडवाइस से आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। क्या आप ऐसे एडवाइज़र को छोड़ दोगे कुछ पैसों के लिए? रिपीट, सर अगर आप बीमार पड़ जाएं तो आप किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास। पर दवाई किससे मिलती है? केमिस्ट के पास। पर आप सीधे केमिस्ट के पास दवाई नहीं लेते, डॉक्टर की फ़ीस भी देते हो, उसका पैसा भी देते हो, टाइम भी देते हो वहाँ पे, क्योंकि वो आपको अच्छी राय देता है, अच्छी सलाह देता है। केमिस्ट से कौन सी दवाई लेनी है वो आपको बताता है। केमिस्ट के पास तो हज़ारों दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, उसमें से कौन सी दवाई आपको सूट करेगी वो डॉक्टर बताता है। तो इसी तरह से सर मैं एलआईसी का डॉक्टर हूँ। एलआईसी में जो मेरा ज्ञान है, मेरी को नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा है, और मैं बहुत इसकी स्टडी करता रहता हूँ। तो जो मैं आपको एडवाइस दूंगा वो आपके फ़ायदे की होगी, आपको इससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि मेरी प्रशिक्षण से आपको फ़ायदा होने वाला है। जो प्रिस्क्राइब करूँगा मैं आपको, जो मैं आपको, इसी की मैं फ़ीस लेता हूँ।
ठीक है, क्योंकि मैं आपको जो एडवाइस करूँगा, एडवाइस दूंगा, वो आपको बेहतर दूंगा, जो आपके काम आने वाली होगी, जिसका आपको नुकसान नहीं होगा, साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा उसका कोई। तो इस तरह से आप बोल सकते हो उसको काउंटर कर सकते हो। बोलते हैं पैसा नहीं है, फिर आप बोलोगे सर मान लेते हैं आपके पास पैसा नहीं है और आपके पड़ोसी के पास भाई है जो उसके पास बहुत पैसा है, मान लो आप दोनों कहीं जा रहे हो तो दोनों की डेथ एक्सीडेंट से हो जाती है। अब किसकी फैमिली को सफ़र करना पड़ेगा, जिसके पास पैसा नहीं है उसको या जिसके पास बहुत पैसा है उसको? क्योंकि जिसके पास बहुत पैसा है वो उससे तो पैसा उसी पैसे से अपनी फैमिली को सपोर्ट उसकी फैमिली को सपोर्ट हो जाएगी, पर जिसके पास पैसा नहीं है उसकी फैमिली को इसकी सख्त ज़रूरत है। क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अगर आपके पास पैसा होता तो मैं सामने से बोलता कि आपको अभी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं होता उसी के फैमिली को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप अभी जो काम कर रहे हो, अभी आपके पास पैसा नहीं है तो आप काम पे नहीं रहोगे, तब आपकी फैमिली का क्या बनेगा, तब आपके बीवी बच्चों का क्या बनेगा? तो इसीलिए सर आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है। आप सस्ते इंश्योरेंस भी ले सकते हो, टर्म में भी जा सकते हो, पर अब इंश्योरेंस बड़ी ज़रूरी है। लोग बोलते हैं इंश्योरेंस बहुत महंगा है। सर हम आपसे सिर्फ 4% यानी 3% से लेके 5% ही लेते हैं और सर्टिफिकेट आपको 100% का देते हैं, तो कैसे महंगी हो सकती है? हम 1 करोड़ की पॉलिसी का सिर्फ 4 लाख रुपए लेते हैं, या 3 लाख लेते हैं, 2 लाख लेते हैं, 5 लाख लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते। तो ये महंगी कैसे होगी? हम सर्टिफिकेट आपको जो दे रहे हैं वो 1 करोड़ का दे रहे हैं, तो ये महंगी नहीं हो सकती सर। तो इंश्योरेंस सबसे सस्ती चीज़ है, जो इंश्योरेंस ही है वो, जो हम किस्तों में पैसा देना होता है और हमें माल पहले मिल जाता है उसका। तो 80C की रेट लोग कहते हैं मेरे पास फुल है मैं नहीं लूँगा, वहाँ पे आप कह सकते हो सर आप गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से कम इंश्योरेंस ना लें। गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना 80C की रिबेट 1.5 लाख से ऊपर हम नहीं दे पाएंगे। तो सर जब टाइटैनिक जहाज़ टूटा था, डूबा था, तब उसमें 2500 लोग थे, उसमें से सिर्फ 500 लोगों को बचाया जा सका था, क्योंकि उसमें जो लाइफ बोट होती है, जो किश्तियाँ होती हैं उसके अंदर जो रखी होती हैं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से रखी गई थी, उतनी रखी गई थी जिससे गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसी थी। अगर वो 2000 लोग भी बच सकते थे अगर लाइफ बोट उसमें होती, पर नहीं थी, इसलिए बाकी के लोग वहीं पे डेथ होगी उनकी। तो इसी तरह से आप अगर 80C की वजह से अपनी फैमिली का कुछ नुकसान कर रहे हो, फिर आप पॉलिसी नहीं ले रहे हो, अगर आपकी फैमिली के पॉलिसी की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप कम क्यों ले रहे हो? आपको ज़्यादा लेनी चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से नहीं, आपको रुकना नहीं चाहिए। ये तो गवर्नमेंट ने रूल बनाए हुए हैं कि कम से कम आपको इतना तो चाहिए। आप उससे ज़्यादा जा सकते हो, आपको कैपेसिटी है तो उससे ज़्यादा जाना चाहिए, और आपकी फैमिली के हिसाब से आपको बीमा लेना चाहिए, इंश्योरेंस लेनी चाहिए। फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, पेंशन है। आप बोलो सर अभी हमें 100% सैलरी मिल रही है और हमारे खर्चे 100% के हिसाब से हमारी आदत बन चुकी है, हम उतना पैसा खर्च कर रहे हैं, पर रिटायरमेंट के बाद हमारी पेंशन जो है आधी रह जाती है। जो 50% की प्रोविज़न है आप अभी से करें, क्योंकि हमें आदत जो है वो 100% की लग चुकी है, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। जितना पैसा हम सेव करना चाहते हैं, अपनी इनकम है जो 50% पे क्यों जिए हम आधी पे क्यों जिए, हम 100% क्यों नहीं कर पाएंगे? हम उतना पैसा उसमें डालें और पेंशन की प्रोविज़न है जो वो उसको 100% कर लें, ताकि हमें फ्यूचर में उसका फ़ायदा मिल सके और हम उसी तरह से जी पाएँ जिस तरह से आज हम जी रहे हैं। लोगों के पास काम धंधा नहीं है, लोग कहते हैं हमारे पास काम धंधा नहीं है। सर लोग रोटी खा रहे हैं, बच्चों की फ़ीस भर रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर रोटी, कपड़ा, मकान और इंश्योरेंस को समझ लेंगे, उस दिन इंश्योरेंस को पहले नंबर पर रखेंगे, क्योंकि आपके बाद आपके परिवार को मदद देने के लिए कोई और नहीं आएगा सिवाय बीमे के। एक इंश्योरेंस ही है जो तब मदद के लिए आती है और लंबे समय तक आपको मदद मिल सकती है। नहीं तो कोई भी बंदा महीने 2 महीने किसी की मदद कर सकता है, अपने रिश्तेदारों की, परिवारों की, इससे ज़्यादा नहीं कर पाता। तो उसके बाद भी तो ज़िंदगी तो चलनी है, हमारी ख़त्म होगी, हमारे बाद हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की तो ज़िंदगी चलेगी। तो उसको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे उसको हम पॉलिसी दे पाएंगे, उनके फ़ायदा कर पाएंगे, उनको बाद में प्रोटेक्शन दे पाएँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको उनके लिए इंश्योरेंस जो है बड़ी ज़रूरी है, जो सबसे पहले आनी चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान भी बाद में आना चाहिए। तो ये आज के हिसाब से देखा जाए तो जैसे कोरोना में हमने देखा, बहुत से लोगों को हमने देखा, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे परिवारों में, हमारे देश विदेशों में, सब जगह देखा लोगों की बहुत सी कैजुअलिटी, बहुत सी डेथ हुई हैं, और जिनके पास शायद इंश्योरेंस नहीं रही होगी। बहुत से कम लोगों के पास इंश्योरेंस थी। अगर हमने इंश्योरेंस को अभी नहीं समझा तो कब समझेंगे? तो इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है।
जो अपने परिवार के काम आने वाली है बाद में। ये नहीं, और नहीं भी ऐसा कुछ होता है हमारे साथ, तब भी हमारे काम आएगी, तब भी वो हमें 6% की रिटर्न दे के जाएगी। साथ में हमारी जो वैल्यू है वो उसको इंक्रीज़ करके जाएगी। तो जो हमारे काम आने ही वाली है, किसी भी तरह से कभी भी हमें ज़रूरत पड़ जाए इमरजेंसी, उसमें से फ़ंड हम निकाल सकते हैं, लोन ले सकते हैं। 2 साल के बाद वो आपके काम आना शुरू हो जाएगी। कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो उसको वो काम दे सकती है। तो इसलिए इंश्योरेंस की सब ज़रूरत है और होनी चाहिए। इसको आपको कम से कम ये पॉलिसी लेनी ही चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने मेरी वीडियो देखी, सुनी, और इसको चाहें तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी को भी। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा जो कंसेप्ट था हमारा। तो थैंक यू वेरी मच।